चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जितने भी लिटरेचर थे उन सब के बारे में समझ लिया था। अब आज शुरू करते हैं हम वैदिक पीरियड। ठीक है। सो वैदिक पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या पढ़ना है। जैसे अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है लगभग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। लेकिन ये दो कालखंडों में डिवाइडेड है। ये 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी दो भाग में डिवाइडेड है। इनिशियल फेज को कहते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक या पीरियड। और जो लास्ट फेज है उसको कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक जाता है। और उसके बाद 1000 से लेकर के 600 बीसी तक ये लेटर वैदिक पीरियड रहता है। क्लियर हुआ इतना? अभी जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है। अभी इसके बारे में हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे। हम क्या क्या समझेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या हो गया? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक दो कालखंडों में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग फेज ऋग वैदिक पीरियड, और जो 1500 से 1000 बीसी तक, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। हिंदी में अगर कहेंगे तो उत्तर वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। क्लियर? अच्छा, ये जो वैदिक पीरियड है इसमें हम क्या क्या समझेंगे, किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हम जब पाषाण काल वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से हम पहले उनके क्लाइमेट चेंज को देखते थे, लाइवलीहुड को देखते थे, सोसाइटी को देखते थे, इकोनॉमिक कंडीशन देखते थे, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर चलो मैं दूसरे पेज पर ही ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ वैदिक पीरियड। यहाँ पर भी हम क्या क्या देखेंगे। देखो, पहले हम इसकी बेसिक जानकारी समझेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रो के बारे में समझेंगे। फिर हम इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन या पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जिसमें हम कौन से राजा हुए, ठीक है, या कौन सा जनपद हुआ उस टाइम पीरियड में, उनके बारे में समझेंगे। उस राजा ने क्या करवाया कुछ, उसके बारे में समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम इनका सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे। और हर एक जो खंड है, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन है, ये दो दो भाग में डिवाइडेड रहेगा। कौन कौन सा दो भाग? तो जैसे वैदिक पीरियड डिवाइडेड है, वैदिक पीरियड डिवाइडेड है ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक है। तो हर एक चीज इन दोनों कालखंडों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल को पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक में देखेंगे क्या सिचुएशन थी। फिर लेटर वैदिक में देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सेम, ऋग वैदिक में क्या सिचुएशन होगी, लेटर वैदिक में क्या सिचुएशन होगी। और फिर सोशल कंडीशन, कि ये भी ऋग वैदिक में सोसाइटी कैसी थी और लेटर वैदिक में सोसाइटी कैसी थी। ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। चलो, अब हम इसका इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो इसे वैदिक पीरियड क्यों कहा गया? इसे वैदिक पीरियड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर वेदों की रचना हुई। वेदास, मैं यहाँ लिखता हूँ वेदास को लिखा गया। ठीक है। वेदों की रचना हुई इस टाइम पीरियड में, इसलिए इसलिए इस पीरियड को, इस कालखंड को वैदिक पीरियड कहा जाता है।
अब अगर पूछेंगे कि अच्छा इन वेदों की रचना किसने करी और ये जो लोग थे ये कहाँ से आए थे, तो इसकी अमूमन दो थियरीज चलती हैं। जैसे कि अगर देखोगे तो भारत में, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैप ले लेता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। वर्ल्ड में एशिया, ये ठीक है। एक तो ये बड़ी समस्या हो जाती है कि यहाँ पर एशिया का ये जो मैप है ये अच्छा है नहीं, ये हमारा पूरा है, कि कोई देखेगा तो कहेगा बताओ हम गलत मैप यूज़ कर रहे हैं, तो गलत नहीं, थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि अच्छा भारत में ये जो वैदिक पीरियड की जब शुरुआत हुई तो ये कौन से लोग थे, तो एक थियरीज जो सामने उभर कर आती है, अमूमन लोग उसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी। आर्यन इन्वेजन थियरी, यानी कि भारत में इस टाइम पीरियड में जो लोग आए थे वो अपने आप को आर्य कहते थे, और भारत में रहने वाले लोगों को अनार्य कहते थे। और उनका मानना था कि जैसे कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह है, इनका खात्मा इन्हीं आर्यंस ने किया, और ये लोग भारत पर इन्वेड किए थे। लेकिन इस थियरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, जैसा कि हमने उसमें अपने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में देखा था, उसके बारे में बात किया था कि इस आर्यन इन्वेजन को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बात उठती है कि अच्छा वैदिक टाइम पीरियड जो भारत में है, यहाँ के जो लोग हैं वो आए कहाँ से थे, आए कहाँ से थे। तो पहले ये मतलब जो एविडेंसेस मिलते हैं वो बताते हैं कि ये लोग पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, और सेंट्रल एशिया में ये कई समूहों में रहते थे, ग्रुप्स। मैं अभी उन सब ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, बट पहले अभी इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है। कई समूहों में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हुआ कि यहाँ पर इन्हें खाने की कमी पड़ने लगी, तो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ गए। पहले कहाँ गए ये, वेस्ट की तरफ, ईरान, इराक, यहाँ पे गए। उसके बाद जब यहाँ की भी क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने लगी, तब वो धीरे धीरे आने लगे ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ आते आते वो भारत में एंट्री मारते हैं। और एंट्री जब भारत में मारे तो कई फेजेस में आए हैं, अलग अलग फेजेस में अलग अलग जगह आकर के वो बसते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से जैसे कि एक ग्रुप का नाम आता आएगा, भरत क्लैन होगा, कबीला होगा, और वो कबीला सबसे ताकतवर रहता है, पावरफुल होता है, तो बाकी अदर जो कबीले होते हैं उनसे लड़ाई करके पूरा आधिपत्य वही कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, समझ में आया। ओके। तो ये जब यहाँ पर आते हैं तो ये लोग संस्कृत बोलते थे, क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। और ये लोग चाहते थे कि हम यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को ये क्या कहते थे, आर्य कहते थे, और भारत में रहने वाले लोगों को अनार्य कहते थे। तो ये चाहते थे कि संस्कृत, जो कि देवों की भाषा मानते थे लोग कि ये देवताओं की भाषा है, इसलिए ये यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखाना चाहते थे। तो नॉर्थ इंडिया में जो जो लोग भारत में इंडिजिनियस पीपल रहते थे, उनको संस्कृत सिखाने का जो जिम्मा लिया, वो लिया गौतम राहुगढ़ ने। किसने लिया, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ ने पूरे भारत के नॉर्थ, ये नॉर्थ जो फेज है इधर वाला, यहाँ तक के लोगों को आर्य बनाने के लिए या संस्कृत सिखाने का जिम्मा लिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब चलो, अब हम ये समझते हैं कि अच्छा ये जो ग्रुप्स आए वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, और भारत में वो कहाँ कहाँ पहले स्टेब्लिश हुए, और भारत में जब आए तो उन्होंने, अब ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उन इंस्क्रिप्शंस के नाम क्या है, और उनमें उनमें किन किन लोगों की चर्चा है, ठीक है। चलो, तो पहले हम समझते हैं इंस्क्रिप्शंस। हमें दो इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, जिनसे हमें
हमें आर्यों के भारत में आने की जानकारी मिलती है। वो इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? तो एक का नाम है मितन्नी। मितन्नी इंग्लिश में भी क्या कहेंगे? मितन्नी। ठीक है। या दूसरा है बघज कोई या बोघज कोई। बोघज कोई। बोघज कोई। ठीक है। हिंदी में भी वही कहेंगे, बोघज कोई। बोघज कोई। बोघज कोई। ये दो इंस्क्रिप्शन से हमें हमें आर्यों के सेंट्रल इंडिया यानी मध्य, जो ये भारत है, मध्य एशिया, सॉरी, ये तो जो मध्य एशिया है, यहाँ से जानकारी मिलती है कि पहले वेस्ट में गए, इराक, ईरान, फिर वहाँ से होते हुए ये भारत की तरफ आए। तो कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है? इन दोनों से, मितन्नी और बोझकोई। बोघज कोई, बोघज कोई, ये नाम याद रखना। ये इंस्क्रिप्शन हमें 1400 बीसी के आसपास मिलते हैं। ठीक है, 1400 बीसी के आसपास मिलते हैं। उसके बाद इनकी जो जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में भी हमें मिलती है, जानकारी मिलती है बहुत सारी चीज़ों की, कि जैसे ये जब भारत में आया तो उन्होंने किस नदियों के किनारे अपने जो ग्रुप्स थे उनको स्टेब्लिश किया, वहाँ पर फ्लरिश किए, फिर उन्होंने कौन कौन सी खेती करी, ठीक है, इनका समाज कैसा था। तो जो ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद जैसे कि 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के, जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि भाई इसमें 10 पाठ होते हैं, पाठ को कहा गया था मंडल। तो उस मंडलों में जानकारी मिलती है। फिर मैंने ऋग्वेद के या और जो अथर्ववेद, सामवेद है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। तो उनके कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें भी इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं जैसे जैसे आता रहेगा उन सबको बताते जाऊंगा कि अच्छा किसमें किस चीज की जानकारी मिली है। ठीक है। ओके। तो पहले यहां समझते हैं कि जब ये यहां से आए मध्य एशिया से, पहले वो कहाँ गए? मध्य एशिया से पहले किधर गए? वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ जाने के बाद फिर वो ईस्ट में आने लगे। तो इनमें 5 ग्रुप थे। 5 ग्रुप देखो कौन कौन से, मैं यहां लिखता हूं ग्रुप्स। क्या एक साथ वो भारत में आए थे? नहीं, कई फेजेस में आए थे। ठीक है, कई फेजेस में आए थे। ठीक है, कई फेजेस में आए थे। तो उनमें से 5 ग्रुप मतलब कि एक ग्रुप था। उस ग्रुप को कहा जाता था पंचजना। ग्रुप का नाम क्या था? पंचजना। पंचजना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5 ट्राइब्स। पंचजना को क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5 ट्राइब्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 5 ट्राइब्स, ग्रुप ऑफ 5 ट्राइब्स। अब ये ग्रुप ऑफ 5 ट्राइब्स को कैसे याद रखोगे? हालांकि पूछ सकता है कि प्रीलिम्स में कि अच्छा इसमें से ABCD दे देगा और कहेगा कि कौन से जो ट्राइब हैं वो वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं या वैदिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे होता है ना पीटी, हम लोग स्कूल वगैरह में रहते हैं तो अलग अलग लेक्चर चलता है, तो उसमें होता है कि आज के दिन हम पीटी करेंगे। तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है। ट्रिक है पीटी डे। पीटी डे। पीटी डे। पीटी डे से 5 लेटर है, 5 लेटर से 5 ट्राइब्स के नाम याद रखने हैं। पी से पुरु। पी से क्या है? पुरु। कुरु नहीं, पुरु। पुरु। हम्म। टी से है तुरवसु। तुरवसु। तुरवसु याद करते चलो। पी से पुरु, टी से तुरवसु। तुरवसु। फिर डी। डी से है ध्रुहु। DRUHU। ध्रुहु। ठीक है, ध्रुहु। ध्रुहु। ध्रुउ। और ए से है अनु। 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 और वाई से है यदु। 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 तो ये 5 जो ट्राइब्स थे उनका नाम क्या है? पुरु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु, यदु।
ठीक है, पुरु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु, यदु। ट्रिक क्या रहेगा? पीटी डे, पीटी डे, पीटी डे। इन्हें क्या कहा गया? इस ग्रुप को क्या कहा गया? पंचजना। पंचजना से मतलब पांच। देखो, पंच मतलब पांच, जना, जना मतलब लोग या ट्राइब्स। ठीक है, पांच ट्राइब्स, पांच ट्राइब्स, पांच ट्राइब्स। ठीक है, तो ऐसे एक ग्रुप हुआ, ऐसे और सारे बहुत सारे ग्रुप थे। और उन्हीं ग्रुप में से जो सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ग्रुप था, उसका नाम था भरत कबीला। भरत क्लैंस, क्लैन मतलब कबीला। ठीक है, भरत कबीला। भरत कबीले के लोग बड़े ही मरखा थे, लड़ाकू थे, बहादुर थे। ठीक है, इन दूसरे को एकदम थूर थार के रद्द कर देते थे। ठीक है, तो हमें इतनी चीजें समझ में आई कि अच्छा, ये जो पांच कबीले हैं या पांच ट्राइब है या पंच जना ग्रुप है, पंच जना जो ग्रुप है और भरत कबीला है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस मितन्नी और बोघज कोई इंस्क्रिप्शन से। बोघज कोई इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, बोघज कोई इंस्क्रिप्शन से। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि अच्छा, ये जब आए तो ये भारत में कहाँ 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 पर आज आकर के बसे। तो पहले ये लोग, जैसे मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं, तो पहले ये लोग आए तो इनमें से कुछ लोग आते हैं तो जो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है वहाँ बस जाते हैं। फिर कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ आते हैं आगे बढ़ करके पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में बस जाते हैं। कुछ आगे बढ़ करके यहाँ वेस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बस जाते हैं। और कुछ आते हैं तो वो राजस्थान में बस जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर तुम ये देखोगे, ये यहीं यहीं क्यों बस रहे हैं? तो यहाँ पर नदियों का उन्हें एक वो मिल जाता है, वाटर सोर्स मिल जाता है, नदियों का किनारा मिल जाता है, या नदियों की बेसिन मिल जाती है, नदी घाटी मिल जाती है। कौन सी नदी? तो जम्मू कश्मीर में हमें भाई पांच नदियां आराम से देखने को मिल जाती है कि एक तो मेन है, यहाँ से जो गुजरेगी वो हो जाएगी हमारा इंडस। बाकी JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सुतलज। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो उत्तराखंड से जो निकलेगी वो हमारा क्या आएगा? गंगा और यमुना। समझ में आया? गंगा और यमुना। तो पहले ये जो लोग आकर के बसे, इन्हें कहा जाता है कि ये इस गंगा यमुना बेल्ट के अपर सेक्शन में स्थित थे, लाइक बेल्ट में रहते थे। तो अगर मैं इनको जैसे ये ले लूं कि एक इंडिया का मैप सिर्फ चाहिए मुझे ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, हमें ये थोड़ा सा क्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ तो देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ये है, यहाँ से निकलती है गंगा और ऐसे होते हुए चली जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से आएगी यमुना, ऐसे होते 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 फिर ये यहाँ पे जा कर के वाराणसी में, प्रयागराज में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगर इस गंगा यमुना बेल्ट को कुछ भागों में डिवाइड करें तो हम यहाँ तक क्या कहेंगे कि ये इनका अपर बेसिन है। ठीक है, उसके बाद ये इनका क्या हो जाएगा? मिडिल बेसिन हो जाएगा, मध्य। और ये वाला सेक्शन हो जाएगा लोअर बेसिन, है ना? तो ये हो जाएगा अपर बेसिन, ये हो जाएगा मिडल बेसिन और ये हो जाएगा लोअर बेसिन। तो जब पहली बार ये लोग आए तो ये गंगा यमुना दोआब के किस बेसिन तक बसे? अपर बेसिन में बसे। उसके बाद जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो मिडिल में जाते जाएंगे, और फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे बुद्ध काल आएगा और फिर जैन आगे महाजनपद काल आएगा, तो ये लोग धीरे धीरे लोअर बेसिन की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले इतना समझ में आया। पहले मोटे मोटे तौर पे बताओ कि हमने क्या बात करी। हमने ये देखा कि ये जो वैदिक पीरियड में जो लोग आए थे वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्य। भारत में रहने वाले लोगों को अनार्य कहते थे कि वो आर्य नहीं है। ठीक है, अनार्य कहते थे। उन्होंने
क्योंकि ये संस्कृत भाषा बोलते थे तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और ये चाहते थे कि भारत के लोग भी संस्कृत भाषा को सीखें। तो भारत के उत्तरी सेक्शन में संस्कृत भाषा को सिखाने का जिम्मा लिया गौतम राहुगढ़ ने, गौतम राहुगढ़ ने। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आर्य थे वो सेंट्रल मध्य एशिया से पहले वेस्ट एशिया की तरफ गए, वेस्ट एशिया की तरफ। उसके बाद वेस्ट एशिया से ये अलग अलग ग्रुप में कई फेजेस में भारत की तरफ आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें इनकी जानकारी, इनके आने की जानकारी दो इंस्क्रिप्शन से मिलती है, मितन्नी और बोघजकोई। अब नाम ऐसे ऐसे है, याद तो रखना पड़ेगा, मितन्नी और बोघजकोई। ठीक है, बोघजकोई। उसके बाद हमने देखा कि इनमें से कुछ जो ग्रुप थे उनके नाम इसमें मेंशन थे। जैसे एक ग्रुप को कहा गया पंचजना, और पंचजना में 5 ट्राइब्स का एक समूह होता था। उस 5 ट्राइब के समूह को हमने याद किया पीटी डे के नाम से। पी से पुरु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु और यदु। उसके बाद इनके साथ साथ एक और कबीला था जिसे हमने कहा भरत कबीला, भरत कबीला। ठीक है, भरत कबीला या भरत क्लेन। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, अब अगर हम आगे चलेंगे तो ये जब कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में आकर के बस जाते हैं, तो इनके जो हम बात करेंगे कि जो रीजनल एक्सपांसन की जो जानकारी मिलती है कि ये अभी अपर गंगा में है। यहाँ पर हमने जो लिखा कि अपर गंगा में है, फिर मिडल में जाएंगे, फिर लोअर में जाएंगे। ये हमें ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मिलते हैं इनकी जानकारी कि धीरे धीरे कैसे एक्सपांड किए। उसके बाद ऋग्वेद में ही हमें ये जानकारी मिलती है कि मैं लास्ट में एक जगह बताऊंगा कि जैसे ऋग्वेद में जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, गंडक, घग्गर, ठीक है, उन सब नदियों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो उसी वक्त ये लोग, मैं थोड़ा इसको एक और कॉपी करके कॉपी कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल सी और ठीक है। अब हमको पता है कि ये क्या है, हिमालय, है ना। हमें सॉरी, ठीक है, चलो, ये हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय। तो हिमालय को वो लोग मुझवंत माउंटेन या मुझवंत पर्वत कहते थे। क्या कहते थे हिमालय को? हाँ, मुझवंत पर्वत, तो माउंटेन, माउंटेन, ठीक है, मुझवंत पर्वत। तो अगर कभी पूछता है कि मुझवंत जो शब्द है ये किस शब्द के लिए प्रयोग किया, मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो हिमालय के लिए वो लोग मुझवंत मुझवंत पर्वत का मतलब मुझवंत पर्वत कहते थे किसको? हिमालय को। उसके बाद यहाँ से जब हम देखते हैं कि ये हमारा, थोड़ा इसको मैं रिमूव करता हूँ, और अच्छा रिवर वाला यहाँ है, चलो मैं यहाँ पर रिवर वाला बनाता हूँ। देखो, छोटी छोटी जानकारी है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जब मैं उस पर पॉलिटिकल वगैरह पे आऊँगा तो एक साथ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से जाता है सुतलज रिवर, ठीक है, सुतलज है, और यहाँ से ये गंगा है, और यहाँ से यमुना है। तो ना ऋग्वेद में ऋग्वेद में यमुना को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है, गंगा को कम दिया गया है। यमुना की जो जानकारी है या यमुना शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कई बार हुआ है, और गंगा का इस्तेमाल कम बार हुआ है। यमुना को कंपेयर किया गया है गंगा के साथ, ठीक है। और ये लोग, जैसे दो नदियों के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं ना। तो वैसे ही ये लोग इस सतलुज और गंगा के बीच का जो जगह था उसे ब्रह्मव्रत कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मव्रत, ब्रह्मवर्त, वर्त जैसे होता है ना, आर्यवर्त। आर्यवर्त किसको कहते हैं? भारत को, आर्यों की भूमि, आर्यव्रत, है ना। भारत को कई नाम से जाना जाता है, पता है कि नहीं? आर्यव्रत, भरत खंडे,
हाँ, तो वैसे ही इस सुतलज और यमुना के बीच के जगह को यानी दोआब को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मव्रत। जैसे आर्यव्रत वैसे ही ब्रह्मव्रत। तो यानी अगर कभी पूछ दिया कि अच्छा किस नदियों के बीच के जगह को ब्रह्मव्रत कहते थे या ब्रह्मव्रत का क्या मतलब है, तो ये याद रखना कि सुतलज और यमुना, सुतलज और यमुना के बीच के रीजन को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमने देखा अभी कहाँ तक कि जो वैदिक पीरियड है, ठीक है, अर्ली फेज देखा, अर्ली फेज। अर्ली फेज ये पॉलिटिकल एक्सपांसन है। अभी मैं धीरे धीरे इसको लेटर फेज की तरफ लेके मूव करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अर्ली फेज में हमने ये सारे देखे, कबीले वगैरह देख लिए। अब हम चलते हैं लेटर फेज में। लेटर फेज में तो इसको मैं यहां रिमूव कर देता हूं। लेटर वैदिक पीरियड, इसका टाइम बताओ। 1000 से 600 BC। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो, जैसे जैसे ये लोग टाइम पीरियड बीतेगा थोड़ा सा, हमने 1500 से 1000 तक ये गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में रहेंगे। उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़े थोड़े मूव करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो वहां पर हमें कुछ जनपद के एविडेंसेस मिलते हैं कि जैसे एक जनपद का नाम आता है कुरु। ठीक है, कुरु, कुरु, कुरु जनपद। ठीक है, कुरु जनपद इमर्ज होकर आता था। और कुरु जनपद में दो राजाओं के नाम याद रखने हैं तुम्हें। मैं अभी लोकेशन भी बताऊंगा कुरु जनपद कहाँ पर था। ठीक है, तो दो राजाओं के नाम में एक का नाम था राजा परीक्षित। ठीक है, कुरु जनपद में दो राजाओं में से एक का नाम था राजा परीक्षित, और दूसरा उसका बेटा था, उसका नाम था जन्मेजय। जन्मे जय, जन्मेजय। अब देखो, जन्मेजय जन्मेजय एक तरीके का यज्ञ करवाता है। उसे कहा जाता है सर्प सत्र यज्ञ। सर्प यानी सांप, सत्र यज्ञ, सर्प सत्र यज्ञ। ये ऐसा दो यज्ञ करवाता है, सर्प सत्र यज्ञ दो करवाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि उस वक्त दुनिया में जितने भी सांप हैं उन सभी सांपों का खात्मा करना है। और इस यज्ञ के जरिए, जैसे ये अगर अग्नि कुंड है, इसमें अग्नि है, तो ये यज्ञ जब करवाता था तो दुनिया में जितने भी सांप थे वो आ करके इसी कुंड में गिर जाते थे, इसी कुंड में गिर जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये ऐसा यज्ञ क्यों करवा रहा है, क्यों सांपों को मारना चाहता है? तो इसके पीछे की कहानी सुनो। उसका जो पिता था राजा परीक्षित, राजा परीक्षित को सांपों का एक देवता होता है, उसको कहते हैं तक्षक। उसका नाम रहता है तक्षक। तक्षक, तक्षक ने राजा परीक्षित को मार दिया था या काट करके वो उसकी मृत्यु कर दी थी। तो उसी से आहत होकर के जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुनिया के जितने भी सांप हैं उन सबको खत्म करने का निर्णय करता है और सर्प सत्र यज्ञ करवाता है। समझ में आया? ठीक है, तो सर्प सर्प सत्र यज्ञ का क्या मतलब हुआ? सभी सांपों को खत्म करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। तो अगर पूछेगा कि सर्प सत्र यज्ञ किसने करवाया था, तो राजा जो था जन्मेजय, जन्मे जया, जन्मे जया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें एक और जनपद की जानकारी मिलती है। आगे जाकर के एक और जनपद इवॉल्व होता है, एक और जनपद इवॉल्व होता है, उसे कहते हैं पांचाल। ठीक है, पांचाल, पांचाल। और पांचाल का जो रूलर होता है प्रवाहन जवेली, मैं यहां लिखता हूं। पांचाल का जो रूलर होता है उसका नाम था प्रवाहन
प्रवाहन जयवाली। ठीक है, इसका बस नाम याद रखना है कि अच्छा पांचाल का जो रूलर था कौन था, प्रवाहन जयवाली, प्रवाहन जयवाली। ठीक है, प्रवाहन जयवाली। ये सारे के सारे जो जनपद थे ये अपर यमुना गंगा बेसिन में थे। कहाँ थे? अपर यमुना गंगा बेसिन। क्लियर है? अपर यमुना गंगा बेसिन में हमें दो जनपद या दो राजवंश देखने को मिलते हैं, एक तो कुरु और दूसरा पांचाल। कुरु और पांचाल। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होता है, मैंने बताया कि ये लोग अब धीरे धीरे मिडिल गंगा बेसिन में आएंगे। तो मिडिल गंगा बेसिन में हमें कुछ और जनपद के नाम याद रखने हैं, जैसे जैसे कौशल या कोसला, कोसला राज्य। ठीक है, कोसला, कोसला राज्य। उसके बाद दूसरा याद रखना है काशी, काशी। ठीक है, और तीसरा याद रखना है विदेह, विदेह। ठीक है, विदेह। अब इन सब के बारे में हमें ये याद रखना है कि अच्छा ये किस नदी के किनारे थे। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो कोसल जो राज्य था, कोसल राज्य, ये सरयू नदी के किनारे था। किसके? सरयू। सरयू किसे कहते हैं? घग्घर को। घग्घर रिवर को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। और सरयू नदी कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में जो अपना अयोध्या है, अयोध्या है, अयोध्या से गुजरती है सरयू रिवर। ठीक है, तो कौशल राज्य सरयू नदी के किनारे फ्लरिश्ड हुआ। उसके बाद काशी, काशी की अगर बात करें तो काशी वर्णवती रिवर, वर्णवती रिवर। तुम सोचोगे कि अच्छा ये वर्णवती क्या है? तो देखो, काशी का जो नाम हम वाराणसी जानते हैं, काशी का नाम हम आज क्या जानते हैं, जैसे वाराणसी है ना, वाराणसी। तो वाराणसी दरअसल दो नदियों के बीच के जगह को कहा जाता है। एक नदी है वरुणा। ठीक है, वरुणा, वरुणा। और दूसरी नदी है असी, असी। तो वरुणा और असी नदियों के बीच के जगह को कहा गया वाराणसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो ये वरुणा और असी ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी? तो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, ओके। तो काशी, काशी किस नदी के किनारे? वर्णवती। कोसल, कोसल सरयू के नदी, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। उसके बाद जो विदेह है, विदेह है, ये गंडक नदी के किनारे, गंडक, गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे। क्लियर है इतना? गंडक नदी के किनारे। अच्छा, इन सब की जानकारी जो अभी हमने ये सब बात करी कि हमें कुरु जनपद, पांचाल जनपद, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले मैप पर देख लेते हैं कि अच्छा इनका लोकेशन क्या था। क्लियर है? ठीक है, चलो तो हम यहाँ मैप देखते हैं। मैप कहाँ जाए? हमारा कोई मैप है क्या इधर? ओह, मैप यहाँ है, मैप। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ और मैं समझाता हूँ। देखो, पहले हमने क्या देखा? पहले हमारा कौन सा जनपद था? कुरु जनपद। तो कुरु जनपद, कुरु जनपद हमें सुतलज और यमुना दोआब के बीच में देखने को मिला, यहां पर कुरु। ठीक है, कुरु जनपद। कुरु जनपद में दो राजाएं, दो राजाओं के नाम कौन कौन से? परीक्षित और जन्मेजय, परीक्षित और जन्मेजय। हालांकि जब मैं महाजनपदों की चर्चा करूंगा, 16 महाजनपद टोटल, तो वहां पर इन सब की राजधानी भी बताऊंगा कि अच्छा कुरु की राजधानी क्या है, पांचाल की राजधानी क्या है, काशी का क्या है, कौशल का क्या है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इनके लोकेशन देख लो। तो हमें ये जो है, ये है हमारा सुतलज, और यहाँ पर आएगा हमारा यमुना। तो इनके दोआब के बीच में हमारा देखने को मिला कुरु। ठीक है, ओके। कुरु से जैसे ही नीचे आओगे, कुरु से नीचे आओगे तो हमें यहाँ, अब क्योंकि ये गंगा और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो, गंगा, यमुना,
यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा हमें पांचाल, ठीक है, पांचाल, पांचाल। उसके बाद जैसे और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ से गुजरती है, यहाँ निकलती है यहाँ से, और यहाँ जाकर के पटना में मिल जाती है, ये कौन, घग्गर, ठीक है। हाँ, तो घग्गर को किस नाम से जाना गया, सरयू के, उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से। तो सरयू नदी के किनारे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे हमें देखने को मिल जाएगा कोसल, कोसल राज्य, ठीक है, कोसल राज्य। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ से गंडक आती है, गंडक, गंडक नदी के किनारे हमें देखने को मिल जाएगा विदेह, विदेह, विदेह। और यहाँ जहाँ पर गंगा यमुना प्रयाग में मिलती है, थोड़े से ही दूर पर हमें देखने को मिलेगा काशी, 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 ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने जनपद कहे, उन जनपदों के लोकेशन भी देख लिए कहाँ कहाँ पर है। ओके, अब देखो, इन सब की जानकारी, इन सब की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। किस ब्राह्मण ग्रंथ से, हाँ, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण टेक्स्ट। कैन यू टेल मी कि ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये यजुर्वेद का है, बहुत बढ़िया, यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ था, नाम बता सकती हो, तैतरे, है ना, तैतरे, बहुत सही, ठीक है। तो देखा हमने वहां पीछे सारा का सारा एक ही जगह सारे टेक्स्ट पढ़ लिए हैं। अब जैसे जैसे स्टोरी में आते जाएंगे हमारा रिवीजन होता रहेगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार वापस से देख ले, क्योंकि सारा सिस्टमेटिक किया हुआ है मैंने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने वैदिक पीरियड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हमने इंट्रो देख लिया, फिर पॉलिटिकल कंडीशन देखे, पॉलिटिकल कंडीशन में हमने ऋग वैदिक पीरियड देखा। ऋग वैदिक में हमने 5 जो पंचजन थे, पंचजन में 5 ट्राइब को देखे, भरत कबीला के बारे में समझा, ये कहाँ से आए थे, भारत में कहाँ बसे, इनके बारे में समझ लिया। फिर हमने लेटर वैदिक में देखा कि अच्छा किस तरीके से किस जनपद का उद्गम होता है या फ्लरिशमेंट होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनके राजा कौन थे, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन से जनपद किस नदी के किनारे थे, और उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो अभी तक सारा का सारा पॉलिटिकल सिनेरियो था। यहाँ पर तुम्हें कहीं कोई इकोनॉमिक सिचुएशन मैंने नहीं बताई। यहाँ पर सारा का सारा हमने कौन सा जनपद था, उसके राजा क्या थे, किसने क्या किया, कौन सा यज्ञ किया, सब कुछ बताया, कौन सा इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला, और हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं, समझते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन बताओ। अगर हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इनका कल्चर कैसा था। अगर हम इनके कल्चर की बात करें इकोनॉमिक में, जैसे, फिर उसके कल्चर के बेसिस पर ही, या हम सोसाइटी में कल्चर की बात कर लेंगे, छोड़ो, पहले हम इकोनॉमिक में समझते हैं कि ये कैसे, इनकी इकोनॉमी का सोर्स क्या था। तो ये प्राइमरी इनका जो इकोनॉमी था, प्राइमरी सोर्स था, प्राइमरी सोर्स था, वो था एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये चीज मैं किस में कर रहा हूं, पहले हम ये ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड। अभी फिर लेटर में जाएंगे, लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे, तो अभी पहले हम ऋग वैदिक की बात करें। तो ऋग वैदिक पीरियड में प्राइमरी इनका जो इकोनॉमी का सोर्स क्या था, एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे, तो गाय को, काऊ, गाय। ये लोग गाय को इतना इंपॉर्टेंस देते थे, गाय को इतना इंपॉर्टेंस देते थे कि हर एक चीज को गाय से जोड़ देते थे, हर एक चीज को
गाय से जोड़ देते थे। जैसे मान लो कि राजा होता था, किंग, तो एक किंग को कहते थे गोप। ग से गाय, गो से गोप। किंग को क्या क्या कहते थे? गोप। अगर इन्हें समय का मेजरमेंट करना है, समय की गणना करनी है, टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट इन्हें करना है, तो ये समय की गणना को गोधूली कहते थे। गोधूली, गोधूली, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा, गोधूली। गाय से जोड़ देते थे, सब कुछ गाय से जोड़ देते थे। अगर इनके टाइम पीरियड में अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी, गाय की हत्या कर दी, ठीक है, तो गाय की हत्या को वो लोग कहते थे गोमिष्ठी, गोमिष्ठी। ठीक है, गाय की हत्या को क्या कहते थे? ये गोमिष्ठी, गोमिष्ठी। और अगर जिसने गाय को मारा है उसके लिए सजा होता था डेथ सेंटेंस। हाँ, गो डेथ सेंटेंस। ठीक है, गाय को मारने वाले को वो क्या देते थे सजा में? सीधा मौत देते थे, बाकी कोई चीज नहीं। तो गाय का इतना इंपॉर्टेंस था। अगर किसी की गाय गुम हो जाती थी तो वहां के गोप यानी राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो उनके गाय को ढूंढ कर लाए। समझ में आया? तो इनके इकोनॉमी का प्राइमरी सोर्स क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? गाय को। स- सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये गाय को देते थे। दूसरा, फिर इनका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या था? मतलब कि सेकेंडरी सोर्स क्या था? सेकेंडरी सोर्स पर इन लोगों ने रखा था इकोनॉमी। इकोनॉमी बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। यानी अगर कोई पूछेगा कि वैदिक पीरियड में खेती को ज्यादा महत्व दिया जाता था या एनिमल हस्बेंड्री को, तो क्या कहोगी? तो खेती को, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री को। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और ऋग्वैदिक पीरियड में एक खेती के नाम पे क्या उगाते थे? सिर्फ जौ। खेती के नाम पे क्या उगाते थे? जौ। जौ यानी बार्ली। और जौ को ये लोग जौ नहीं कहते थे, ये लोग जौ को कहते थे यव। ये सब टर्म याद रखना। जौ को क्या कहते थे? यव। यव। शायद ये ज को ज नहीं कह पाते थे क्या, मुझे नहीं मालूम, बट ये जौ को यव कहते थे, यव। ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या उगाते थे? जौ की खेती होती थी। ये हमें ऋग्वैदिक पीरियड में पता चला। ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी में और क्या क्या हो सकती है, जैसे ट्रेड हो सकता है, क्राफ्ट्स वगैरह हो सकता है, तो ट्रेड और क्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। दूसरा चीज हम बात करेंगे ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स मतलब वही जो बढ़ई लोहार वगैरह सब बनाते हैं, गुड्डा गुड़िया बनाते होंगे, कुछ न कुछ करते होंगे। तो क्राफ्ट्स में ये लोग कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। कॉपर एंड ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। और कॉपर और ब्रोंज से बनी वस्तुओं को बनी वस्तुओं को ये लोग आयस कहते थे। अयस, वाई ए एस, अयस। क्या कहते थे? अयस। बताओ, जौ को क्या कहते थे? यव। जौ को यव। हिमालय पर्वत को किस नाम से बुलाते थे? क्या? मकदूनिया? मुझवंत, मुझवंत, है ना, मुझवंत। मुझौसा नहीं, मुझवंत। ठीक है, मुझवंत, मुझवंत। अच्छा, सुतलज रिवर और यमुना रिवर के बीच के जगह को क्या कहते थे? ब्रह्मव्रत। ठीक है, ब्रह्मव्रत। ऐसे याद रखना, जैसे आर्यव्रत वैसे ब्रह्मव्रत।
आर्यवर्त वैसे ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो क्राफ्ट्स के लिए ये लोग कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे और इनसे बनी वस्तुओं को ये लोग आयस कहते थे, आयस। ठीक है, तो आयस अगर कभी पूछा कि आयस क्या है, तो क्राफ्ट्स के लिए यूज होने वाली जो कॉपर या ब्रोंज हो सकता है, या आर्टिसंस अगर दे दिया है तो भी उसको कह सकते थे कि आयस कहते थे, आयस। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ट्रेडिंग के सोर्स नहीं मिलते हैं, लाइक कि ये दूसरे दूसरे लोगों से ट्रेडिंग करते होंगे, इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं ऋग्वैदिक में। ठीक है, उसके बाद हम करेंसी की बात करें कि अच्छा यहाँ पर क्या मुद्रा वगैरह कुछ चलती थी, करेंसी। तो भाई जो इकोनॉमी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो लोग करेंसी में क्या ही करेंगे। तो करेंसी के हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सिक्के नहीं मिले हैं कि हाँ गोल्ड का यूज हो रहा है या सोने का यूज हो रहा है, बट दो टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिली है। एक एक को कहा जाता था निस्क, निस्क। ठीक है, निस्क। और दूसरे को कहा जाता था सतमन, जैसे कहते हैं ना सातमान, सतमान। देखो, अब निस्क को ऐसा माना जाता है कि निस्क का मतलब ये एक तरीके की ज्वेलरी हुआ करती थी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। ठीक है, जैसे बाटर सिस्टम होता था, तो बाटर सिस्टम में लोग क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। तो हो सकता है वैसे ही ये रुपए के जगह या करेंसी की जगह ज्वेलरी का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और किसी से कुछ लेना देना है तो सतमन, सतमन रिप्रेजेंट करता था 100 गायों को, नंबर ऑफ हंड्रेड्स काऊ। ठीक है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स काऊ, तो सतमन। तुम आज भी देखोगे तो मान होता है, कितने मन है, कितना मन सोना है, इतना मन गेहूं है, इतना मन चावल है। तो वैसे ही सत, सत मतलब 100, सत मतलब 100, तो सतमन वहां 100 गायों को बताता था, 100 गायों को बताता था। क्लियर हुआ? ओके, ये सारी चीजें हमने कब देखी? अभी ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड यानी इसका टाइम काल वही 1500 से 1000 बीसी के, बीसी वाला है। लेकिन जब इसके बाद का हम चलेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, तब यहाँ धीरे धीरे एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ। लेटर वैदिक, लेटर वैदिक में, लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ, मतलब कि अब ये जौ की जगह सिर्फ, मतलब जौ के साथ साथ और भी चीजों को उगाएंगे। तो बताओ जौ को क्या कहते थे ये लोग? यौ। अब ये उगाएंगे गोधूम। बताओ, ये गोधूम क्यों लिखे हैं? गोधूम को कहते थे गेहूं, मतलब गेहूं को वो लोग क्या कहते थे? गोधूम, गोधूम। गो क्यों लगाया? क्योंकि उस वक्त गाय का प्रचलन है। ठीक है, गाय को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो गेहूं को वो लोग गोधूम कह रहे हैं, गोधूम। उसी तरीके से ये उगाते थे ब्रीही, ब्रीही, ब्रीही क्या है? चावल। ठीक है, ब्रीही यानी चावल को ब्रीही कहते थे। तो ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो यव, दूसरा गोधूम और तीसरा ब्रीही। यव, गोधूम और ब्रीही। यव तो पता चल जाएगा, यव जव, गोधूम गेहूं, पता चल जाएगा। बस इसको ही याद रखना, ब्रीही, ब्रीही मतलब चावल, ब्रीही मतलब चावल। ठीक है, ब्रीही मतलब चावल। उसके बाद लेटर वैदिक में हमें ट्रेडर्स के भी कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं कि ट्रेडिंग भी शुरू हुई। ठीक है, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग कैसे पता चला कि ट्रेडिंग शुरू हुई? तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता था, उस ग्रुप का एक मुखिया होता था, मुखिया। उस मुखिया का एक वर्ड यूज होता था मुखिया के लिए, उसे कहते थे श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही रहेगा, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन वर्ड किसके लिए यूज होता था? हेड ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेड ऑफ ट्रेड, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसे हम श्रेष्ठीन कहते थे, श्रेष्ठीन। और ये लोग ट्रेड के लिए लोन भी देते थे, तो लोन के पैसे को कहते थे कुशी दिन। क्या कहते थे? उसी दिन नहीं, कुशी दिन, ठीक है, कुशी दिन। कुशी दिन ये लोन होता था, लोन फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए ये लोन देते थे, ठीक है। तो ट्रेडिंग के हमें एविडेंसेस मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ट्रेडिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर करेंसी, तीसरा चीज, करेंसी में एक और चीज जुड़ जाता है। करेंसी में पहले बताओ, वैदिक पीरियड में करेंसी के तौर पर दो चीजों का इस्तेमाल करते थे। एक तो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी को क्या कहा गया? ज्वेलरी, निस्क, ज्वेलरी को कहा गया निस्क, ठीक है, ज्वेलरी को कहा गया निस्क। और दूसरा था सतमान, सतमन या सतमान, सतमन यानी 100 गायों को, है ना, 100 काउस, 100 काउस, 100 काउस, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। पहले ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे वो लोग, उसको निस्क कहा जाता था, सतमन मतलब 100 काऊ। तो जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो यहाँ पर हमें एक और करेंसी देखने को मिला, जिसको वो लोग कहते थे कृष्ण, कृष्णनल, कृष्णनल, ठीक है, नाम ही थोड़ा सा अजीब है, कृष्णनल, कृष्णल, कृष्णल, ठीक है, कृष्णल। अभी क्या था ये पता नहीं किसी को, बट ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है करेंसी के लिए। तो अगर कभी पूछे कि जैसे ऑप्शन में पूछता है ना प्रीलिम्स में कि कृष्णल ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, ज्वेलरी के लिए, करेंसी के लिए, पोर्ट्स के लिए, कई बार पूछता है, तो याद रखना ये क्या था, करेंसी था, करेंसी के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन कोई भी ऐसा जो कहते हैं पूरी अच्छी तरीके से किसी भी करेंसी के हमें एविडेंस यहाँ से नहीं मिले हैं। जैसे हमने देखा था कि सीमा यूके गुप्ता में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग करेंसी हमें देखने को मिले, कॉइन्स देखने को मिले, सोने के चांदी के सिक्के देखने को मिले। वैसा यहाँ वैदिक पीरियड में कुछ ऐसा प्रचलन है ऐसा पता नहीं चलता है, ठीक है। तो छोटे मोटे जो भी कुछ कुछ नाम है, निस्क है, सतमन है, कृष्णल है, इन सब वर्डिंग्स का हमें एक उच्चारण कहीं कहीं देखने को मिल जाता है टेक्स्ट वगैरह में, तो जिससे पता चलता है कि अच्छा ये करेंसी हो सकती थी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। हमने ये इकोनॉमिक कंडीशन देख लिया। इकोनॉमिक कंडीशन में कोई दिक्कत? पहले बताओ हमने क्या क्या देखा इकोनॉमिक कंडीशन में, बताओ। प्राइमरी उनका प्राइमरी सोर्स क्या था इकोनॉमी का? ऋग्वैदिक का ही, ऋग्वैदिक का ही, एनिमल हस्बेंड्री। देखो ये ऐसा नहीं कि लेटर में जाएंगे तो एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सोर्स नहीं रहेगा, इनका ओवर द टाइम पीरियड प्राइमरी सोर्स एनिमल हस्बेंड्री रहेगा। लेटर में जब जाएंगे तो यहाँ जो सेकेंडरी सोर्स इनका एग्रीकल्चर है, यहाँ ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, लेकिन लेटर बाद में जाते जाते ये एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखना कि यहाँ जब ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अभी सिर्फ घर के लोग ही मिल करके खेती करते हैं, लेकिन बाद में जब मैं आगे बढ़ूंगा और सोशल स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अब स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर प्रिवलेंट हो चुका था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि घर की जगह स्लेव्स काम करने लगते हैं खेती के लिए, ठीक है। तो जैसे वो स्लेव काम करेंगे तो वहां पर महिलाओं की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगेगी। अभी यहाँ महिलाओं की कंडीशन जब हम सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर महिलाओं की कंडीशन अच्छी रहती है, ठीक है। ओके, तो पहले इतना चीज क्लियर हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो इकोनॉमिक कंडीशन में देख लिया। गाय को, गाय अगर हम बात करें तो गाय का इस्तेमाल वो लोग, अगर हम कहें किंग है, किंग के लिए वो क्या शब्द यूज करते हैं? गोप, किंग के लिए गोप। और अगर किसी ने गाय को मार दिया तो उसे क्या कहा जाता था? गोमिष्टी। गोमिष्टी के लिए सजा क्या थी? म- मौत की सजा, मौत की सजा, मार देंगे, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए वो लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? गोधुली, गोधुली, ठीक है, गोधुली, गोधुली, ठीक। उसके बाद ये लोग खेती में ऋग वैदिक पीरियड में बात करें, खेती में क्या उगाते थे?
जौ, जौ को कहते थे यव। अब देखो, अब ऐसे तुम्हें पता चल गया कि अच्छा हाँ, हम किसी भी कंडीशन को जब कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे तब ऐसे नहीं देखेंगे, तब हम एक ही साथ देख लेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? प्राइमरी सोर्स उनका था एनिमल हस्बेंड्री, प्राइमरी सोर्स था, गाय को ज़्यादा महत्व देते थे। गाय को इतना महत्व देते थे कि वो हर चीज़ को गाय से जोड़ देते थे। किंग को लोग गोप कहा करते थे। टाइम को मेजरमेंट करने के लिए गोधुली शब्द का इस्तेमाल करते थे। और गाय को अगर किसी ने मार दिया तो गोमिष्टी कहा जाता था। गोमिष्टी करने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। एग्रीकल्चर की बात करें, सेकेंडरी सोर्स हुआ करता था। एग्रीकल्चर में वो लोग पहले जौ को उगाते थे, जौ को यव कहते थे। बाद में धीरे धीरे वो लोगों ने जो है गेहूं और चावल को उगाना शुरू कर दिया। गेहूं को लोग गोधूम और चावल को ब्रीही कहते थे। ठीक है। उसके बाद ट्रेडर्स की बात कर लेंगे, तो ट्रेडर्स में देखेंगे तो पहले जो ट्रेडर्स में वो लोग कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। कॉपर और ब्रोंज से बनी वस्तुओं को आयस कहते थे। ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्राफ्ट्स में हो गया और फिर ट्रेडिंग नहीं होता था। बाद में ट्रेडिंग जब वो करने लगे तो ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। और लोन देते थे, लोन के दिए पैसों को लोग कुछ दिन कहते थे। ठीक है। उसके बाद करेंसी में हम बात कर लेंगे। करेंसी में वो लोग ज्वेलरी को निस्क कहते थे, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे जिसे निस्क कहा जाता था। फिर सतमन का यूज करते थे, सतमन मतलब 100 काऊ होते थे। और कृष्णनल, ये शब्द का हमें चर्चा देखने को मिला करेंसी के लिए। इस तरीके से करेंगे, फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। ओके। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कहीं पे? ओके, तब आगे बढ़े। ठीक है, चलो। अब हमने इकोनॉमिक कंडीशन देख लिया, अब हम समझते हैं सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन। अब देखो, सोशल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, सोशल कंडीशन की बात करेंगे तो इनका जो सोसाइटी था या कल्चर था, कल्चर था वो रूरल था, यानी गांव खेड़े वाला, रूरल था। इनका समाज कैसा था? रूरल था, अर्बन नहीं था, रूरल था। क्यों? क्योंकि किसी भी टेक्स्ट में, ऋग्वेद वगैरह में हमें कहीं पर नगर शब्द की चर्चा नहीं मिली है कि ये नगर है, या कोई किसी नगर का नाम मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो नगर शब्द की चर्चा नहीं मिली है। तो इससे पता चलता था कि इनका जो कल्चर था वो रूरल कल्चर था, वो गांव में रहने वाले लोग थे। ठीक है। उसके बाद इनकी अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी समाज की, तो समाज कैसा है? तो भाई समाज इनका पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल है। जिसमें घर का जो मुखिया होगा या घर को संभालने के लिए जो डिसीजन लेगा वो या तो पिता लेता था या घर का बड़ा भाई लेता था। ठीक है। इनका समाज पैट्रियार्कल था। साथ ही साथ इनका समाज इगैलिटेरियन था। इगैलिटेरियन का मतलब, कैन यू टेल मी इगैलिटेरियन? इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है समता, समता मूलक, हिंदी में शायद यही कहते हैं, समता मूलक। यानी जहां पर इनइक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी नहीं है, सब सब सबके पास क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ऐसे सोसाइटी को हम बैंड सोसाइटी भी कहते हैं, बैंड सोसाइटी। ठीक है, बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उसको ऐसे रिलेट करें, अगर करंट में जैसे कोई शादी होता है तो लोग बैंड बजाते हैं, तो बैंड बजाने वाले को देखेंगे तो उनका एक सेम कलर कोड होता है कि वो एक तरीके का कपड़ा पहनेंगे, गाना जो बजाएंगे तो उनमें एक सिंक्रोनस रहता है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। तो वैसे ही इनका समाज जो था वो इगैलिटेरियन था। इगैलिटेरियन का मतलब वो समतामूलक समाज था। किसी में जो कम ज़्यादा की भावना नहीं थी कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं या दूसरे के पास बहुत कम है। सबके पास जो होता था वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ऐसे ही सोसाइटी हमने पाषाण काल वगैरह जब पढ़ रहे थे तब उसमें भी देखा था कि जैसे नियोलिथिक आया, मेजोलिथिक आया, धीरे धीरे मेजोलिथिक नियोलिथिक में, और सॉरी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक वाला जो फेज था, मेजोलिथिक वाला जो फेज था, वो भी बैंड सोसाइटी था। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो इंसान था वो गैदरर और हंटरर था, जितना आता था उतना सब लोग मिल बांट के खा जाते थे। और यहाँ पर भी
अगर ये समतामूलक समाज है, इगैलिटेरियन है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं इनका जो समाज है वो ट्राइबल सिस्टम पर डिपेंडेंट है। ट्राइबल सिस्टम, ठीक है, ट्राइबल सिस्टम। तो ट्राइब्स में ही देखोगे तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है, अगर जो भी शिकार आता है करके आता है तो सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे में बांट कर खा लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। ओके, इतना इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद अब अगर हम इसी सोशल कंडीशन की बात करें तो सोशल कंडीशन में हमने कल्चर देख लिया, सोसाइटी देख लिया। सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी, इगैलिटेरियन थी, इसे बैंड सोसाइटी के नाम से जाना गया, और ट्राइबल सिस्टम पर बेस्ड था, इसलिए ये इगैलिटेरियन हो सकता था। अब इनमें अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन मैं यहां लिखता हूं, समाज में डिवीजन, डिवीजन। तो इनका जो समाज था, इनका समाज था वो 3 वर्णों में डिवाइड था। पहले पहले 3 वर्णों में डिवाइड था। 3 वर्ण कौन कौन से थे, तो एक था पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ। दूसरा था वॉरियर, वॉरियर। और तीसरा था कॉमन लोग, कॉमनर्स जिसको कहते हैं, कॉमन लोग। पृष्ठ, पृष्ठ को क्या कहेंगे लोग, पुरोहित, पुरोहित। उसके बाद वॉरियर, वॉरियर को ये लोग राजन्य कहते थे, राजन्य। तो राजन्य से कहीं ये कंफ्यूज मत करना कि ये राजा लोग हैं, नहीं, वॉरियर, राजन्य का मतलब वॉरियर, और कॉमनर्स का मतलब सामान्य लोग, सामान्य लोग, सामान्य लोग, ठीक है, सामान्य लोग, ठीक है। तो 3 वर्णों में डिवाइडेड था ऋग्वैदिक काल। 3 वर्णों में, 3 वर्ण कौन कौन से, पृष्ठ, वॉरियर और कॉमनर्स। और ये सारी की सारी जो डिवीजन थी ये प्रोफेशन के बेस्ड पर थी, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, यानी काम पर डिपेंडेंट था, जन्म पर नहीं। तो ये लोग ना जन्म को यूज करते हैं, जन। तो अगर कहीं हिंदी में दिया रहे कि जन क्या है, तो जन का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। तो इनका जो ये डिवीजन था ये प्रोफेशन यानी काम पर डिपेंडेंट था, न कि जन पर, बर्थ पर डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, बर्थ पर डिपेंडेंट नहीं था। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार हम यहाँ रिवाइज करते हैं कि सोशल कंडीशन में क्या है, कल्चर कैसा था, रूरल था, रूरल था। कैसे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में हमें कहीं पर इसकी जानकारी नहीं मिलती है कि नगर शब्द की चर्चा कहीं पर हुई हो, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। समाज कैसा था उनका, तो पैट्रियार्कल था, घर का कोई भी निर्णय पिता या भाई लेता था। उसके बाद इनका सोसाइटी इगैलिटेरियन यानी समतामूलक समाज था, सब लोग मिलजुल कर, मिल बांट करके चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, खाते थे। ट्राइबल सिस्टम पर बेस्ड था। इनमें डिवीजन 3 वर्ण में डिवाइडेड था इनका समाज, एक तो पृष्ठ जो पुजारी होता था, पूजा पाठ करवाता था, वॉरियर जो लड़ाई करता था, और कॉमन लोग जो अपना धीरे धीरे काम धंधा करते थे, खेती कर रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो कॉमनर्स में सब आ जाएंगे, चाहे वो लेबरर हो, उसके बाद ट्रेडर्स हो, सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इनके फीमेल कंडीशन देखते हैं। सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी किस तरीके की है, वो डेवलप्ड है नहीं है, वो कैसे पता चलता है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो यहाँ की अगर हम फीमेल कंडीशंस की बात करें, फीमेल की कंडीशन, तो ऐसा देखा गया कि ऋग्वैदिक काल में, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये ऋग्वैदिक की, याद रखना। ऋग्वैदिक में महिलाओं की जो कंडीशन थी वो बढ़िया थी, बेटर कंडीशन में थी। फीमेल कंडीशन कैसी थी, बेहतर थी, बेहतर। कैसे थी बेहतर, तो हमें कुछ न कुछ चीज़ों के बारे में पता चलना पड़ेगा। तो इनको कुछ राइट्स दिए गए थे, महिलाओं के कुछ राइट्स थे। क्या क्या राइट्स थे भाई, पहली बात तो एजुकेशन का, कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, एजुकेशन ले सकती हैं। उसके बाद, उसके बाद ये पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती थी, कि जैसे मैं बताऊंगा अभी बाद में कि इनका जो समाज था
उनके यहाँ पे जो पंचायत होती थी, पंचायत में 3 स्तर होते थे, सभा, समिति और विदग। तो सभा और समिति में भाग लेने का राइट्स महिलाओं का था। सभा एंड समिति, सभा और समिति ये क्या था, पंचायत में लेयर थे, सिस्टम थे, पंचायत सिस्टम। तो इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, महिलाएं भाग ले सकती थी। उसके बाद जब यज्ञ वगैरह होता था, यज्ञ वगैरह होता था, तो उसमें महिलाएं अपने पति के साथ पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके शादी की उम्र, मैरिज एज, मैरिज एज, तो यहाँ पर उनके शादी की उम्र 16 से 17 साल रखी गई थी, 16 से 17 साल। यानी कि यहाँ अगर हम देखें, ऋग्वैदिक काल में हमें चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है, याद रखना, ऋग्वैदिक काल में हमें चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद महिलाओं को कई पुरुषों के साथ शादी करने की छूट थी। एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों को रख सकती थी। जैसे एक आदमी कई महिलाओं से शादी करे तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगेमी। वैसे ही अगर एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी करे तो उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व, बहुपतित्व, बहुपतित्व। जैसे द्रौपदी, एग्जाम्पल याद रखना रहे तो द्रौपदी का एग्जाम्पल याद रखना, द्रौपदी। तो द्रौपदी 5 पांडवों से उन्होंने शादी करी, तो वैसे ही यहाँ की महिलाओं को भी शादी करने का अधिकार था, पॉलीएंड्री करने का अधिकार था। उसके बाद शादी की ही अगर बात करें तो अपने ही ब्लड रिलेशन में शादियां कर सकते थे, ब्लड रिलेशन मैरिज अलाउड था, ब्लड रिलेशन मैरिज अलाउड था। अच्छा, इसी ब्लड रिलेशन से अभी अगर करंट में देखोगे, आज ही 1-2 दिन की न्यूज है, मैं थोड़ा सा करंट भी डिस्कस कर देता हूं। अगर हम अभी करंट की बात कर लें जस्ट, तो तुमने देखा होगा कि हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है सपिंड विवाह का, देखा है? देखना, अभी अभी ताजा ताजा है ये सपिंड विवाह। सपिंड विवाह का क्या मतलब होता है, जैसे कि पिंड, पिंड का मतलब होता है अपना एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे तुम पंजाब वगैरह में जाओगे तो पूछते हैं तू कौन से पिंड से है, तेरा पिंड कौन सा है, मतलब गांव कौन सा है, एरिया कौन सा है, समझा? तो सपिंड का मतलब एक ही पिंड से, एक ही पिंड से, या सपिंड का एक और मतलब भी होता है कि एक ही खानदान से, खानदान से, एक ही खानदान से। जैसे मान लो कि एक मेल है, एक फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई, उसके बाद इनके बच्चे हुए, चिल्ड्रंस, ठीक है, बच्चे हुए। अब ये जो मेल है इसका अपना एक परिवार होगा, मतलब कि इसके माता पिता होंगे, ठीक है, इसका खुद का परिवार होगा। और ये जो फीमेल है इस एक खुद दूसरे परिवार से आई होगी, परिवार, जिसे हम क्या कहते हैं, मामा मामी, मामा मामी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। और इस परिवार में क्या हो जाएंगे, दादा दादी, दादा दादी या बुआ, ठीक है, बुआ। यहाँ पर आ जाएंगी मौसी, मौसी। तो ये माना जाता है कि ये सारे के सारे ना एक ही पिंड है, एक ही खानदान या एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदुओं के लिए बनाया गया था, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दिया गया है कि कोई, जैसे मान लो तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी मौसी का कोई लड़का है, लड़का है और वो तुम्हें पसंद आ गया, तो तुम अगर उससे शादी करती हो तो वो शादी इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसे कहेंगे कि ये सपिंड विवाह है।
और सपिंड विवाह की मान्यता हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दी गई है। लेकिन उसी हिंदू मैरिज एक्ट में एक छूट भी दी गई है कि मान लो कि कोई ऐसी जनजातियां हों या कोई ऐसे लोग हो जहां पर ये सपिंड विवाह बहुत पहले से चला आ रहा हो। जैसे हम साउथ इंडिया में देखते हैं तो बुआ के लड़के से ही शादी हो जाती है ना, बुआ के लड़की से ही शादी हो जाती है और वहां का समाज उसे एक्सेप्ट भी करता है। तो अगर अगर कोई सोसाइटी ऐसा है जहां पर सपिंड विवाह कई सदियों से चला आ रहा है और समाज उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तब हिंदू मैरिज एक्ट इस ऐसे सपिंड विवाह को छूट देता है कि हाँ उसे लीगल मान्यता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर कोई नया नया उभर के आए, जैसे कि नॉर्थ में हमें ये देखने को नहीं मिलता है और किसी ने मूवी देखा है साउथ में, अरे हाँ मामा के लड़के से या बुआ के लड़के से तो शादी हो जाती है, और तुमने नॉर्थ में बुआ के लड़के या मामा के लड़के या लड़की से शादी कर लिया, तब हिंदू मैरिज एक्ट इसे सपोर्ट नहीं करेगा। भले ही तुम्हारे दोनों परिवार एक दूसरे से राजी होकर के विवाह करवाएं, फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये सपिंड विवाह लीगल नहीं माना जाएगा। समझ में आया? तो ये जस्ट अभी मैं देखा था तो मुझे लगा कि मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो ब्लड रिलेशन में विवाह करने की छूट थी यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, ओके ओके। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना कुछ महिलाएं थी ऋग्वैदिक पीरियड में, कुछ महिलाएं जो नोबल थी, वॉइस थी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो हाँ, लेट मी टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया। अब मैंने कुछ डिस्कस करना है कि नोबल कुछ नोबल महिलाएं थी, मतलब नोबल मतलब वॉइस फीमेल थी कुछ। ठीक है, नोटेबल या वॉइस फीमेल। ठीक है, कुछ वॉइस फीमेल यानी बुद्धिमान जो महिलाएं थी, बुद्धिमान महिलाएं थी, उनको अलग अलग नाम से, स्कॉलर्स को अलग अलग नाम से जाना गया। तो याद रखना, जैसे यहाँ कुछ नाम था कि घोषा, GHOSHA, घोषा। ठीक है, घोषा। अपाला, अपाला। फिर एक और नाम था, उसको कहते थे लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा। और एक नाम यूज हुआ है, उसको कहते हैं विश्ववरा, विश्ववरा। तो ये सारे के सारे नाम, ये सारे के सारे नाम किसके लिए इस्तेमाल हुए थे? जो ऐसी महिलाएं जो स्कॉलर थी, स्कॉलर्स थी, वॉइस थी, बुद्धिमान थी। ठीक है, होता है ना, जैसे कि आज भी अगर कोई महिला है, कोई सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा काम करती है, तो हम उसे अलग अलग टैग देते हैं। किसी ने डॉक्टरी कर लिया तो डॉक्टर की उपाधि दे दी, किसी ने गायना का कोर्स कर लिया, गायनकोलॉजिस्ट हो गया, किसी ने कोई किताब लिख दी, कोई समाचार में चला गया, तो अलग अलग नाम से हम उन्हें एक टाइटल देते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी महिलाओं को अलग अलग, जो वॉइस महिलाएं थी, अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, उन्हें टाइटल दिया जाता था, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और विश्ववरा, विश्ववरा। तो महिलाओं की कंडीशन समझ में आ गई। ओके, अब अगर हम इनकी डाइट्स की बात करें कि ये खाते पीते क्या थे, डाइट्स, तो डाइट में ये दोनों चीज़ें खाते थे, वेज और नॉन वेज, वेज प्लस नॉन वेज, ये दोनों चीज़ें खाते थे। लेकिन इनके डाइट में कहीं सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, इसका एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, नमक का इस्तेमाल ये लोग करते थे, इसका कहीं पर कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है। ये लोग पीते थे, बेवरेज यानी पीने में एक लिक्विड का इस्तेमाल करते थे जिसे ये लोग सोम रस कहते थे। सोम, अरे क्या कहते थे? सोम, है ना। तो सोम रस एक तरीके का समझ लो अल्कोहल, लेकिन ये आज के टाइम का अल्कोहल नहीं था। ये क्या करता था? इनटॉक्सिक था,
लाइक जहरीला नहीं होता था या इससे कुछ नुकसान नहीं होता था, ये बॉडी की टॉक्सिसिटी को हटाती थी। उसे ये लोग क्या कहते थे? सोम, सोम कहते थे, सोम। ठीक है। तो अगर पूछे कि सोम शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो बेवरेज, वैदिक पीरियड में बेवरेज के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इनके समाज में स्लेवरी सिस्टम की क्या दशा थी। स्लेवरी, स्लेवरी सिस्टम, तो भैया पता चलता है कि यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम प्रीवेलेंट थी, यानी व्याप्त थी। स्लेवरी सिस्टम व्याप्त थी और इनके स्लेव्स में मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, जिसको हम कहते हैं दास और दासियां, दासियां, दोनों के ही साक्ष्य हमें मिलते हैं, दोनों के ही साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले ये समझ में आ गया पूरा का पूरा। हमने देखा कि इनका जो सोशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो इनका जो समाज था वो रूरल था, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, उसके बाद इगैलिटेरियन यानी समता मूलक थी। डिवीजन की बात करेंगे तो प्रीस्ट, वॉरियर और कॉमनरी, ये 3 वर्णों में डिवाइडेड थी। ये प्रोफेशन पर बेस्ड थी, न कि बर्थ पर। फिर उसके बाद हमने देखा फीमेल की कंडीशन, ऋग वैदिक काल में फीमेल की कंडीशन बेहतर थी, एजुकेशन का उन्हें राइट था, सभा समिति में इन्वॉल्व होने का राइट था, यज्ञ में इन्वॉल्व होने का राइट था, मैरिज 16-17 एज रखी गई थी, चाइल्ड मैरिज के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पॉलीएंड्री अलाउड था, यानी एक औरत कई मर्दों से शादी कर सकती थी, ब्लड रिलेशन में शादी कर सकती थी। नोटेबल महिलाओं को अलग अलग नाम से जाना गया, घोषा, अपाला, लोपमुद्रा और विश्वसरा। डाइट्स में नॉन वेज और वेज दोनों खाते थे, सॉल्ट का कहीं एविडेंस नहीं मिला है। बेवरेज के रूप में वो लोग सोम का इस्तेमाल करते थे और स्लेवरी सिस्टम प्रीवेलेंट थी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बची हुई चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।